हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बिंदास होंगे और आप सभी की पढ़ाई एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। आज हम आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स के 2025 का जो सेट नंबर 1 IX है उसे सॉल्व कराने वाले हैं। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम छपेंगे। ठीक है, तो ये सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप ये सेट पढ़ लेते हैं तो कई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। और आप लोग वापस आकर इस वीडियो पे कमेंट करोगे कि सर इस वाले सेट से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए थे। ठीक है, तो इस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। ठीक है, अभी लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अ क्लास। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। ठीक है, हम सारे खंड करने हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कह रहे हैं कि एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर प्लस है तो क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, देखिए ध्यान से। कह रहे हैं कि एक एफ एक्स फलन है जो कि मोड ऑफ एक्स है। तो ये जो फलन है ना, इसका सबसे पहले आप ग्राफ बना लीजिए। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपको पता है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये बाई अक्ष है और ये बाई अक्ष का निगेटिव डायरेक्शन है। और ये मोड एक्स है, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ बनता है बी शेप में। बी शेप में बनता है, मतलब इस तरीके से ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। तो इस तरीके से बन गया। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ये जो एक्स अक्ष है इसके समांतर मैंने एक रेखा खींची। क्या खींची, इसके समांतर मैंने एक रेखा खींच दी इस तरीके से। देखिए इस तरीके से, पेन नहीं चल रही क्या, जस्ट अ सेकेंड ब्रो, जस्ट अ सेकेंड। देखिए इस एक्स अक्ष के समांतर मैंने एक रेखा खींच दी। क्या बात है, पेन क्यों नहीं चल रहे। हाँ, इस मैंने एक्स अक्ष के समांतर देखो ये रेखा खींची। तो ये जो आपने एक्स अक्ष के समांतर खींची है, कहोगे आप एक्स अक्ष के समांतर ही आप क्यों खींच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे फलन आपका एक्स में है तो एक्स अक्ष के समांतर खींचेंगे तो ये जो आपने रेखा इसके समांतर खींची है, इसने इस ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे कट किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया है, यानी कि दो बिंदु पे जो है कट किया है इसने। तो आपको याद रखना है कि जब जब रेखा ग्राफ को, जो फलन है आपका, फलन का जो ग्राफ बना हुआ है उसको अगर एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी तो फलन कैसा होगा, तो फलन एक एक ही होगा। ठीक है, और अगर दो या दो से अधिक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है तो फलन कैसा होगा, तो फलन कैसा होगा, बहु एक एक ही होगा। ठीक है, तो अगर एक बिंदु पे आपको नोट करके ये चीज़ लिख लेनी है, पेपर में भी आ सकती है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पे, ठीक है, तो कैसी होगा, तो कैसा फलन होगा, तो होगा एक एक ही। ठीक है, कैसा होगा, एक एक ही होगा। अगर दो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, दो बिंदुओं पे या दो बिंदु से अधिक भी हो सकते हैं, दो बिंदु होंगे, मिनिमम दो बिंदु होंगे या दो से अधिक भी हो सकते हैं, मतलब दो या दो से अधिक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी तो फलन कैसा होगा, बहु एक एक ही होगा। बहु एक एक ही, ठीक है, एक एक ही, तो बहु एक एक ही होगा। तो इसने देखिए दो पॉइंट्स पे कट किया है तो ये फलन कैसा होगा, बहु एक एक ही होगा। ठीक है, तो जहां भी आपको ये दिखता है बहु एक एक ही वर्ड दिखे, वहां पे टिक मार दो, बहु एक एक ही होगा। और साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये कैसा है। देखिए जो जो फलन है, जो इसका जो रियल नंबर है वो कहाँ है, आर के पॉजिटिव डायरेक्शन में। आर पॉजिटिव यानी कि समझिएगा, आर प्लस यानी कि यहाँ पे जो है से प्रांत, तो से प्रांत यहाँ पे होंगे और कहाँ जाना है, पॉजिटिव में जाना है। निगेटिव ये है, पॉजिटिव ये, तो पॉजिटिव हम ऊपर जाएंगे, यानी ऊपर की ये ग्राफ बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे आप ये ग्राफ बढ़ाते जाएंगे ऊपर की ओर, वैसे वैसे ये जो आपका बाई अक्ष है ये कवर होता जाएगा, ऐसे ऐसे घिरता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कैसा होगा, तो ये आच्छादक भी होगा। कैसा होगा, आच्छादक भी होगा, आच्छादक भी होगा। तो फलन कैसा है, बहुएकी तथा आच्छादक है। मैंने आपको डिटेल में समझाया है। ठीक है, मैंने कुछ रटवाया नहीं है। जब आपकी रेखा फलन को, यानी जो ग्राफ है उसको एक पॉइंट पे कट करेगी तो एक एक ही होगा, और दो या दो से अधिक पॉइंट पे कट करेगी तो बहु एक एक ही होगा। तो ये फलन कैसा होगा, बहु एक एक ही होगा। तो बहु एक एक कहाँ पे है भाई, बहु एक एक ही, देखिए यहाँ पे है बहु एक एक ही, और आच्छादक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक समुच्चय आर बराबर है, इस तरीके से है, एक आर मतलब संबंध रिलेशन दे रखा है, जो कि ए और बी सच दैट ए इज इक्वल टू वी माइनस वन
वेयर वी इज ग्रेटर देन इक्वल 3 समुच्चय n पर परिभाषित है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे ना इन ऑप्शंस के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप जो है इन ऑप्शंस के साथ भी जा सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है ए और बी दो संख्याएं हैं, जहाँ पे ए आपको कैसे मिलेगा, ए मिलेगा बी में से ए को घटा के, ठीक है, और बी का मान हमारा 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे उतार के रखा हुआ है क्वेश्चन को, देखना ध्यान से। देखो ऑप्शंस के साथ हम जाएंगे। पहला इसका ऑप्शन कौन सा है, इसका पहला ऑप्शन है 2,4 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इसका ऑप्शन नंबर वी है 4,5 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। सी ऑप्शन है इसका 4,6 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। एंड डी ऑप्शन है 1,3 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो मुझे आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, जब आपको एक रिलेशन दिया जाए इस तरीके से, तो आप यहाँ पे इन ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। देखो ए कामा वी, ये क्या है, कामा है, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है, ए कामा बी है। तो ए कामा बी की अगर आप तुलना करेंगे तो ए का मान अगर इस ऑप्शन से हम इस वाले ऑप्शन को देखें ध्यानपूर्वक कि ये ऑप्शन सही है कि गलत है, तो देखो ए का मान कितना है 2 है, तो बी का मान कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, ठीक है। तो कंपेयर कीजिए, देखिए ए बराबर कितना है 2 है, या आप ऐसे समझो बी का मान कितना है 4 है, बी कितना है 4 है, तो ए कितना होगा, तो ए कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। यहाँ पे आप रखकर देख लो, यहाँ पे रखो बी माइनस 1, तो ए बराबर वी की जगह आपको 4 रखना है, तो ए का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और यहाँ पे तो 2 है, तो ये भी संतुष्ट होना चाहिए था ना, तो इसका मतलब ये गलत होगा, ठीक है। क्योंकि भाई आपने बी का मान अगर 4 है, इससे कंपेयर करेंगे तो बी का मान 4 है, तो ए का मान 2 होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे अगर बी का मान रख रहे हैं ये 4, तो मुझको 3 मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। इस वाले ऑप्शन में देखो अगर बी का मान, देखो इस वाले में देखो बी का मान अगर 5 है, ये गलत है, तो देखो अगर बी का मान 5 है तो ए का मान कितना होगा, तो ए का मान देखो 4 होगा। अगर बी का मान 5 है तो ए का मान कितना होगा 4 होगा। चेक करके देखते हैं 4 है कि नहीं है। यहाँ पे देखो ए बराबर है वी माइनस 1, तो ए बराबर वी की जगह पर 5 रखेंगे आप, तो 5 में से गया 4, तो संतुष्ट कर गया कि नहीं कर गया। देखो यहाँ भी संतुष्ट हो रहा है और यहाँ पर भी संतुष्ट हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और एक और कंडीशन दे रखी थी, बी का मान 3 या 3 से बड़ा है, तो देखो बी का मान 3 से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल 3 से बड़ा है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिस भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट है प्लीज़ वीडियो को रिवर्स करके बैक करके जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ रिपीट द वीडियो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेट करना है, इसमें से ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। हमें इंटीग्रेट करना है, लिमिट है 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे पहले मुझे को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करना है आपको, अच्छा सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसे आई के बराबर मानना होगा। जब भी आपको समाकलन करना पड़े मतलब इंटीग्रेशन करना हो, सबसे पहले आप उसे आई के बराबर माना करें। तो हम इसे आई के बराबर मान लेते हैं कि आई बराबर है क्या है 0 से π/2 एंड ऊपर है 1, नीचे 1 प्लस 10x एंड यहाँ पे dx में लिख देता हूँ। आपको कि सर जी यहाँ पे dx ऊपर था आपने यहाँ रख दिया, क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हो ना भाई, dx से कम dx वही आ जाएगा, तो इस वाले को ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद जब आप आई मानेंगे तभी आप इसको समीकरण पहली मान लेंगे। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आप सभी को समझ में आ रहा होगा क्या होगा। आप अब यहाँ पे प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। देखो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, देखो लिमिट आपकी 0 से जा रही है, तो जब भी लिमिट हमारी 0 से जाती है, यानी कि जब लोअर लिमिट 0 होती है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है आपको पता है, जब आपकी लिमिट 0 से a तक हो और आपके पास एक फलन हो जिसको आपको इंटीग्रेट करना हो, तो उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस x की जगह पर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस क्या कर देंगे, अपर लिमिट माइनस x कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं हम, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हम a माइनस एक्स भरेंगे, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स भरेंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स भरेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिए यहाँ पे। देखो यहाँ पे i बराबर है 0 से π/2 और 1/1 प्लस रूट 10x, x की जगह पर क्या रखना है, देखो x की जगह पर आपको रखना है a माइनस एक्स। a क्या है, a आपकी अपर लिमिट है, तो x की जगह पर आप क्या रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे आप, अपर लिमिट रखेंगे और माइनस अपर लिमिट माइनस, देखो अपर लिमिट माइनस x, तो x आपको रखना है, ये रूट लगा हुआ है
और बाहर dx है। ठीक है, देखिए मेरे भाई, मैं फिर से मेंशन आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपकी लिमिट 0 से जा रही हो तो आपको जो है प्रॉपर्टी लगानी होती है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जहाँ जहाँ भी आपको ये जो आपका फंक्शन है इसमें जहाँ जहाँ भी x हो वहाँ पे आप अपर लिमिट माइनस एक्स भर दें, यानी अपर लिमिट अपर में जो भी हो उसमें से x घटा के भर दें। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जस्ट अ सेकेंड, देखो क्या करेंगे आगे, इसको इंटीग्रेट करना है। अब हो गया, अब क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं। देखो i बराबर लिमिट है हमारी 0 से π/2 1/1 प्लस रूट अंदर, देखो टेन 90 माइनस थीटा, ये π/2 का मतलब 90 तो होता है, तो टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है आप सभी को पता होगा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। तो हम इसी का यूज़ करेंगे, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं कोट थीटा, थीटा आपका x है और ये dx। क्या इसे समीकरण सेकंड मान लें, नहीं, अभी सेकंड नहीं मानना है आपको। सेकंड तब मानना है जब इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर यानी इसका हर और इसका हर कैसा हो, समान हो। तो देखो यहाँ पे 10 है लेकिन यहाँ 10 नहीं है, तो इस कोट को आपको पहले 10 में बनाना है। जब 10 में बन जाए तब आप इसको समीकरण सेकंड मानेंगे। तो आगे देखिए i बराबर लिमिट है 0 से π/2, तो हम क्या करेंगे, अब इस कोट को 10 में बदल सकते हैं। तो इस कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10, 1/10 कर देंगे। देखो रूट है तो रूट लगा दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो i बराबर लिमिट है 0 से π/2, ऊपर है 1, नीचे देखो, देखो इसके बटे कुछ तो 1, एक कम 1 होगा और रूट 10x की 1 से गुणा होगी तो रूट 10x आएगा, और नीचे देखो 1 की इधर गुणा हो जाएगी तो रूट 10x, और यहाँ पे आपका dx है। ठीक, आगे देखिए i बराबर लिमिट अपनी 0 से π/2 जा रही है। देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा करेगा तो रूट 10x की ऊपर 1 से गुणा होगी तो क्या आएगा, रूट 10x कम रूट 10x। ठीक है, और जहाँ पर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो वीडियो को प्लीज़ आप एक बार जरूर देख लें। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या, देखो इसने इससे गुणा कर ली तो क्या बचा हुआ है, 1 प्लस रूट 10x। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं यार, सोल्यूशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपने देखा ये जो आपकी समीकरण फर्स्ट थी इसका हर देखो 1 प्लस रूट 10x है, इसका भी देखो 1 प्लस रूट 10x है। अब आप इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए, जब हर आपका समान होगा तभी आप समीकरण सेकंड मानेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो समीकरण फर्स्ट है और ये जो आपका समीकरण सेकंड है इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, अगले स्टेप में हम इन्हें जोड़ देंगे और हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट आपकी देखो क्या है, समीकरण फर्स्ट आपकी यही तो है। तो आई यहाँ पे है, लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड और राइट वाले राइट साइड जुड़ेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट में आई है तो ये आई के साथ कौन जुड़ जाएगा, आई जुड़ जाएगा, तो आई प्लस आई होगा बराबर। अब राइट वाले जोड़ दो, राइट में क्या है देखो, राइट में आपके पास 0 से π/2 है और यहाँ पे भी देखो 0 से π/2 है, तो एक बार लिमिट लगा दो पूरी 0 से π/2, और किसके साथ कौन जुड़ेगा भाई, 1/1 प्लस रूट 10x है। तो यहाँ पे लिखो 1/1 प्लस रूट 10x। किसको जोड़ना है, सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले को लिखो रूट के अंदर 10x है, नीचे आपके पास क्या है 1 प्लस रूट 10x। ठीक है, रूट 10x, और बाहर बैठा हुआ है dx। ठीक है, अब देखिए i और i कितना होगा, 2i होगा, लिमिट आपकी 0 से π/2 है। देखो जो आपके हर हैं, जो आपके डिनोमिनेटर हैं वो समान हैं, एक जैसे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले जुड़ जाएंगे 1 प्लस रूट 10x और ये dx, ये कट जाएंगे तो कितना आएगा भाई, एक ही तो आएगा अंदर, ऊपर नीचे जब कटते हैं तो एक ही तो आता है, तो ऊपर एक आ गया यानी कि dx ही आया सिर्फ। अब देखो 2i इज इक्वल टू, इस d से ये इंटीग्रेशन खत्म होगा, सिर्फ x बचेगा, और आपकी लिमिट कितनी है 0 से π/2। अब यहाँ पे अब लिमिट कैसे भरते हैं, लिमिट कैसे भरते हैं, अपर लिमिट पहले भरते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट यानी x की जगह पर ये भरो अपर लिमिट π/2 भरो, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी 0 भरो। तो यहाँ से आएगा 2y इज इक्वल टू, π/2 से 0 गया तो π/2 ही बचेगा, 2 गुणा में तो इधर बट्टे में आएगा, तो i बराबर आएगा कितना, π/2 दूनी 4। तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा π/4। तो π/4 कहाँ पे है, π/4 ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवकल समीकरण ये दे रखी है, इस तरीके से इसकी घात बतानी है। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपकी गलती क्या रहेगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले इसे उतार लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से। कहाँ नंबर है ना, ये बहुत बच्चे इसमें गलती करेंगे मुझे पता है। तो यहाँ पे है 9d²
वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है पावर में पूरा 1/3। कितना 1/3 है। तो मेरे को क्या बतानी, घात बतानी है। तो घात कैसे बताएंगे आप, घात कैसे बताएंगे आप, देखो दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान हट जाता है कैमरे से। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आपको इसमें घात बतानी है। ये अवकल समीकरण दे रखी है, मेरे को इसकी घात बतानी है। तो घात कैसे निकालते हैं। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर जी सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है कोटि कौन सी है, अवकलन की कोटि कौन सी है सर, सबसे ज़्यादा यहाँ पे अवकलन किया गया है, तो डबल कोटि यहाँ पे है। तो सर जी इसकी घात कितनी है, 1 है। तो 1 कहाँ पे ऑप्शन में होगा, जहाँ ऑप्शन 1 होगा ना, जहाँ पर भी ऑप्शन में 1 होगा वो हम लगा देंगे। यही गलती कर दोगे आप, यहीं पे गलत कर दोगे भाई। भाई आपको पता है ना यहाँ पे 1/3 है, तो ये इधर हम जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 9, यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जब 1/3 इधर आएगा तो पलट जाएगा, यानी 3/1 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। अब बताओ घात कितनी है, अब बताओ यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसका होल स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। तो आपकी घात कितनी है, घात क्या होती है, घात होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अवकलन किया गया होता है उसकी घात देखते हैं। तो कितनी कोटि का अवकलन है, देखो 2 कोटि का अवकलन है, तो जो जितनी कोटि का अवकलन उसकी घात कितनी है, 3 है। तो घात कितनी होगी मेरे भाई, 3 होगी, ठीक है, घात कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पे घात कितनी होगी, 3 होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। और कुछ बच्चे 1 मार के आगे बढ़ जाएंगे, उनका नंबर कट जाएगा, क्योंकि ये जो पावर में है आपको दिख रहा है ना, ये इधर भी तो लाओगे आप, तब जाके करोगे आप पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सतर्क रहना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्यंजक दे रखे हैं, इसका मान बताना है। आई का आई के साथ है यदि गुणनफल। चलिए ये भी हम समझाते हैं आपको, देखिए क्या क्वेश्चन है। वैसे तो सारे क्वेश्चन ये आसानी है इसमें। आई कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप है, कैप लगे हुए यहाँ पे, ठीक है। और फिर है आपके पास प्लस के कैप क्रॉस के कैप। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, मेरे को इसका मान बताना है, मान क्या होगा। तो देखो इस डॉट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो डॉट लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, अदिश गुणनफल, और ये जो क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब सदिश गुणनफल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आई का आई के साथ क्या, अदिश गुणनफल। तो आपको पता होना चाहिए कि आई का मतलब सेम का सेम के साथ अदिश गुणनफल क्या होता है। जैसे जे का जे के साथ, के का के साथ, ये सेम का सेम के साथ है ना, तो सेम का सेम के साथ अदिश गुणनफल कितना होता है, 1 होता है हमेशा। तो देखो आई का आई के साथ सेम सेम है तो 1 होगा, जे का जे के साथ 1 होगा, के का के साथ 1 होगा। एक बात याद रखनी है, ये डॉट लगा हुआ है यानी अदिश गुणनफल है, तो ये होगा, ठीक है। और लेकिन सदिश में ऐसा नहीं होता है। सदिश में मान लीजिए आपके पास है आई का आई के साथ है, ठीक है, जे का जे के साथ है, और के का के साथ है। अब यहाँ पर क्रॉस लगा है, इस क्रॉस का मतलब हो गया सदिश गुणनफल है। तो सदिश गुणनफल में क्या होता है, जब सेम सेम होते हैं, जब सेम सेम होते हैं तो वहाँ पे हमारा 0 आंसर आता है, ठीक है, 0 होता है उनका गुणनफल। तो सदिश गुणनफल 0 होता है और अदिश गुणनफल 1 होता है जब आपके आई जे के सेम होंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई का आई के साथ करेंगे, सेम सेम है, तो आई का आई के साथ अदिश गुणनफल क्या होता है, 1 होता है, माइनस जे का जे के साथ क्या होता है, 1 होता है, के का के साथ देखो आदिश गुणनफल, सॉरी सदिश गुणनफल है, और सदिश गुणनफल सेम टू सेम क्या होता है, सेम का सेम के साथ सदिश गुणनफल क्या होता है, 0 होता है ना। तो यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, 0, ये देखो सेम है और सदिश गुणनफल है तो 0 होगा। तो जब एक में से एक गया 0 बचा, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा इसका आंसर। तो 0 कहाँ पे है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी खंड करने हैं, कोट इनवर्स हमारे पास अंदर फलन है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 को सरलतम रूप क्या होगा, इसका सरलतम रूप मुझको बताना है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या है आपके पास, कोट इनवर्स 1/√x² - 1 है, ठीक है। मेरे को इसको सरल करना है, क्या करना है, सरल करना है। तो जब भी आपको इस तरीके से दिए जाएं, कैसे कि बाहर एक इन्वर्स फंक्शन हो, देखो इन्वर्स फंक्शन लगा हुआ है और अंदर अंदर कोई फलन है, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, आपको एक चीज़ याद रखनी है, ट्रिक वैसा नहीं है, कॉन्सेप्ट ये के हिसाब से आपको याद रखना है कि जब आपके पास 1 - x² होगा, जब
अंडर रूट के अंदर, जब अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, जब ये होगा तो आपको जो है एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, साइन थीटा। साइन थीटा पुट कर सकते हो या कोसिक थीटा पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप चाहें साइन थीटा पुट कर ले, चाहे तो कोसिक थीटा पुट कर लें। कब करना है, जब अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, और जब जब मेरे भाई जब अंडर रूट के अंदर 1 प्लस, अंडर रूट के अंदर नहीं होगा वैसे, तो हो सकता है वैसे, मान लो अंडर रूट में ही है, ठीक है, अंडर रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको जो है एक्स बराबर पुट करना है टेन थीटा। क्या पुट करना है, टेन थीटा पुट करना है, टेन थीटा पुट करना है। आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, देखो यहाँ पे, जब अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तब आपको एक्स बराबर साइन थीटा या कोसिक थीटा कोई एक पुट करना होगा। जब आपको अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आप एक्स बराबर टेन थीटा पुट करेंगे। और जब जब अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो आप एक्स बराबर पुट करेंगे सेक थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सा है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो आपको एक्स बराबर क्या पुट करना है, सेक थीटा पुट करना है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स बराबर सेक थीटा, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो सेक आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, ये सेक इनवर्स, ये एक्स बराबर थीटा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या है आपके पास, कोट इनवर्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक, देखो ये कोट इनवर्स है, ऊपर एक है, फिर बटा है, फिर अंडर रूट है, फिर क्या एक्स, एक्स की जगह पर आपको सेक थीटा पुट करना है, तो सेक पुट कर दीजिए, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लग जाएगा, फिर -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, कोट इनवर्स 1 बटा अंडर रूट। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको सूत्र याद रखना है, क्या होता है, कोट टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स 1 बटा, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, सिर्फ अंदर क्या बचेगा बटे में, देखो मेरे भाई एक था एक लिखा, बटा था बटा लगाया, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, टेन थीटा बचा, तो टेन थीटा लिख देंगे अब हम। ठीक है, और देखो कोट इनवर्स 1/10 थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। एक मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी बाहर इनवर्स फंक्शन हो और अंदर एक फलन हो, तो अंदर आपको कुछ ऐसा पुट करना है, कुछ ऐसा काम करना है कि अंदर जो है ना, ये जो दिख रहा है ये आपको, ये पूरा का पूरा किस में बन जाए, कोट में बन जाए। तो मैंने ऐसा किया, देखो एक्स बराबर सेक थीटा पुट किया, तो मैंने सॉल्व किया, उसके बाद देखो अंदर देखो कोट बन गया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये होगी, कोट से कोट कैंसिल हो गया, सिर्फ थीटा बचेगा। अब थीटा की जगह पर हमने देखो मान पहले से ही निकाल रखा है, थीटा बराबर क्या है, सेक इनवर्स एक्स है, तो थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स, एक्स बराबर 0 पर संतत है। तो संतत की जांच करनी है, ओके, कोई दिक्कत ना है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरे का खा है। हमें देखो एक फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स, ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक, ये मोड फंक्शन है ना, तो मोड फंक्शन को आप पहले तो इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख लीजिए, एक्सपेंड कर लो इसको। इस एफ एक्स को मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। देखो इस मोड का मतलब है ये है कि ये जो अंदर x है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव जब होगा जब x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर हो, तब पॉजिटिव होगा। और निगेटिव ये x कब होगा, ये अंदर जो है ये निगेटिव कब होगा, जब आपका x का मान क्या होना चाहिए, x, ये जो x है ये 0 से कम हो, तब निगेटिव होगा। ठीक है, ऐसे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा ग्राफ कैसे होगा इसका, मैंने बताया था मोड, जो मोड x होता है इसका ग्राफ कैसे होता है, वी शेप का होता है, ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, x बराबर 0 पे संतत की जांच करनी है, x बराबर 0 पर संतत की जांच। देखो संतत की जांच कैसे करेंगे, संतत की जांच करने के लिए सबसे पहले आपको पता है संतत कब होता है, संतत तब होता है जब आपका RHL बराबर हो LHL के और बराबर हो डायरेक्ट लिमिट के। जब ये तीन चीज़ें बराबर होती हैं तभी फलन संतत होता है। जब RHL बराबर LHL बराबर डायरेक्ट लिमिट होता है तभी फलन संतत होता है, राइट। तो हमें सबसे पहले RHL LHL और डायरेक्ट लिमिट, इन तीनों को जो है मुझे बराबर दिखाना पड़ेगा, तब संतत हो जाएगा।
तो सिंपल है, सबसे पहले हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डायरेक्ट लिमिट। तो डायरेक्ट लिमिट यानी कि डायरेक्ट लिमिट क्या होगी? डायरेक्ट लिमिट के लिए सूत्र होता है एफ एक्स। डायरेक्ट एफ एक्स पे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर 0 हम किस पे चेक करेंगे? एफ एक्स पे। तो डायरेक्ट लिमिट रखिए एफ एक्स। एफ एक्स क्या होगा? देखो x बराबर 0 पे तो x बराबर 0 पे कहाँ पे? बराबर 0 यहाँ पे है। देखो ये मैं चीज़ आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, आप कई बच्चों को इसमें डाउट रहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपको कहीं पर डाउट रहे इस क्वेश्चन में। देखो जांच कैसे करते हैं, सबसे पहले जब भी आपको जांच करनी हो आप ऐसा कीजिए, आप एक ग्राफ बना लें ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे आपकी डायरेक्ट लिमिट रहेगी, डायरेक्ट लिमिट रहेगी, और यहाँ पे आपकी इधर आपका आर एच एल होगा, वो इधर आपका एल एच एल होगा ना। देखो इधर राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड, एल एच एल आर एच एल, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट, तो डायरेक्ट हम एफ एक्स पे चेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो इसका मतलब क्या हो? डायरेक्ट लिमिट यानी कि जिस पे हम चेक कर रहे हैं डायरेक्टली यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। तो एक्स बराबर हम किस पे चेक करें? 0 पे, तो एक्स बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट। जब हम इधर जाएंगे तो एक्स का मान क्या होगा भाई? जब राइट साइड हम जाएंगे तो एक्स का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ये जो एक्स का मान 0 है, ये इधर जब राइट साइड जाएंगे तो बढ़ेगा, और जब लेफ्ट साइड आएंगे तो एक्स का मान क्या होगा? कम होगा। अच्छा तो देखो डायरेक्ट लिमिट यानी एक्स बराबर 0, तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा? एक्स बराबर 0 कहाँ पे है? एक्स बराबर 0 देखो यहाँ पे है, तो इसका फलन क्या है? इसका फलन एक्स है, तो इसके लिए एफ एक्स है, इसका फलन एक्स है। और राइट साइड में देखो एक्स का मान बड़ा है, तो एक्स का मान क्या होगा? बड़ा होगा। हम किस पे चेक करें? 0 पे, तो यहाँ पे 0 रखो, यानी कि 0 प्लस एच। क्या होगा? 0 प्लस एच। तो 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा कहाँ पे होगा भाई? देखो 0 से ज़्यादा तो यही तो है, तो इसका फलन भी यही होगा, एफ एक्स ही होगा। इसका फलन भी, इसका जो फंक्शन है ये, इसका फंक्शन भी एक्स ही है। लेफ्ट साइड जब आएंगे तो x का मान क्या है? तो कम हो रहा है, देखो कम हो रहा है, लेफ्ट कम होगा, तो x का मान कम होगा, यानी कि देखो x, h की जगह हम h की जगह क्या रखेंगे? 0, मतलब कम होगा। तो कम कहाँ पे होगा भाई? 0 से कम। 0 से कम कहाँ पे है? 0 से कम यहीं पे तो है, तो फंक्शन हमारा क्या होगा? माइनस एक्स होगा। तो इसके लिए फंक्शन हमारे पास माइनस एक्स है, ठीक है। ये हमारे फंक्शन हो गए, समझ गए। जब हम राइट साइड जाएंगे तो हमारा x का मान बढ़ेगा, तो x 0 है, 0 क्या होगा? बढ़ेगा। तो 0 कहाँ पर बढ़ेगा भाई? बढ़ेगा यानी बढ़ा होगा 0 से, तो मान बड़ा ही होगा। तो 0 से मान बड़ा कहाँ पे है? इस फंक्शन x में ही तो है, तो फलन हमारा x रहा। और लेफ्ट साइड जब हम जाएंगे तो जो 0 होगा वो क्या होगा? 0 थोड़ा कम होगा। कम किस में है? इसमें है, तो फंक्शन हमारा माइनस एक्स है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? डायरेक्ट लिमिट, ठीक है। डायरेक्ट लिमिट हम निकालेंगे, तो डायरेक्ट लिमिट देखिए, डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट हम एफ एक्स पे ही चेक करते हैं। एफ एक्स पे चेक कीजिए, एफ एक्स आपके पास क्या है? डायरेक्ट लिमिट के लिए एफ एक्स क्या है? एक्स ही तो है, तो एक्स लिख दीजिए, ठीक है, एक्स लिख दीजिए। और एक्स, एक्स यहाँ पे कितना है? 0 है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, तो डायरेक्ट लिमिट हमारी 0 आ गई। आगे हम क्या चेक करेंगे? हम जो है आर एच एल चेक करेंगे, आर एच एल। तो आर एच एल के लिए हम सूत्र क्या होता है? सूत्र याद रखिएगा कि आर एच एल यानी कि राइट हैंड लिमिट हम कैसे चेक करते हैं? तो इसके लिए सूत्र होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। ये सूत्र आपको रट लेना है, याद कर लेना है। आर एच एल के लिए सूत्र होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। ए क्या है? ए मतलब जिस पर हम चेक कर रहे हैं। ए क्या है? ए है जिस पर हम संतता चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं वही है। तो हम किस पे चेक कर रहे हैं? हम देखो 0 पे चेक कर रहे हैं ना, x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं, तो x बराबर 0 पे चेक कर रहे हैं यानी a हमारा 0 होगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f, a की जगह कितना रखना है? 0, a की जगह 0 प्लस h, ठीक है। अच्छा अब फलन रखो यहाँ पे, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आर एच एल के लिए हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या है? आर एच एल के लिए हमारा एफ एक्स क्या है? एफ एक्स क्या है? देखो आर एच एल के लिए हमारा एफ एक्स एक्स ही तो है, तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे? एक्स रखेंगे। क्या रखेंगे? एक्स रखेंगे। तो एक्स यहाँ पर कितना है? देखो एफ एक्स, एक्स यहाँ पे आपका 0 प्लस एच है, तो 0 प्लस एच रखना होगा, ठीक है। अब देखो एच कितना रखना है? 0 रखना है, तो 0 प्लस एच की जगह कितना रखना है? 0, तो 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमारी डायरेक्ट लिमिट भी 0 ही है, और आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट भी 0 आई है। अब एल एच एल हम चेक करेंगे। अगर एल एच एल भी एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर अगर एल एच एल भी हमारी 0 ही आ गई तो हमारे संतत हो जाएगा फलन। लेकिन आर एच एल के लिए आपको सूत्र याद रखना है। एल देखो आर एच एल के लिए सूत्र ये था, एल एच एल के लिए सूत्र क्या होगा? ये होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0
एफ, इसमें क्या होता है, ए प्लस एच होता है, इसमें होगा ए माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ए किस पे चेक करें हम, जीरो पे, तो जीरो, ये माइनस है तो माइनस लगाओ, और यहाँ पे एच। तो अब एफ एक्स क्या है, एल एच एल के लिए एफ एक्स क्या है, इस एल एच एल के लिए एफ एक्स क्या है, देखो क्या है, माइनस का एक्स है, एफ एक्स क्या है एल एच एल के लिए, माइनस एक्स है, तो माइनस माइनस एक्स, एक्स की जगह पर आपको क्या रखना है, देखो एफ एक्स, एक्स की जगह पर आपको ये रखना है, देखो एफ एक्स, एक्स की जगह पर आपको रखना है ये जीरो माइनस एच। तो अब आप क्या करेंगे, ये लिमिट रखेंगे, एच टेंड्स टू जीरो है, माइनस चाहे तो आप अंदर गुणा भी करा सकते हैं, आप ऐसा कर लीजिए, एच का मान जीरो में यहाँ पे रख दो, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ जीरो है, इस एच की जगह कितना रखना है, जीरो, तो जीरो में से जीरो गया जीरो, तो माइनस का जीरो यानी कि जीरो ही आएगा। तो आपने देखा कि डायरेक्ट लिमिट भी जीरो है, राइट हैंड लिमिट भी जीरो है, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो है, इसलिए हम देखेंगे कि इसलिए आर एच एल बराबर है एल एच एल के, बराबर है डायरेक्ट लिमिट के, इसलिए जो है अतः फलन x बराबर ए जीरो पर संतत होगा। हमें दर्शाना था क्या, सिद्ध करना था, तो ये प्रूव हो गया, तो यहाँ पे लिख दोगे प्रूव्ड। जब सिद्ध करना है ना तो प्रूव्ड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको करना था, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आगे में करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे होगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि अवकल समीकरण ये है, घात बतानी है। तो घात अभी मैंने आपको पीछे बताया था, घात क्या होती है, जो हमारी कोटि होती है, ठीक है, जो हमारी अवकलन की कोटि होती है उसकी जो पावर होती है वही तो घात होती है। तो कोटि कितनी है, ये कितनी कोटि की अवकल समीकरण है, तो आपने देखा सबसे ज़्यादा ये एक है, ये दो, तो देखो दो कोटि की है, डी का ऊपर स्क्वायर आपको देखना है, समझो बात को। घात आपको कभी भी चेक करनी है तो आप डी के ऊपर देख लो कितनी पावर है मैक्सिमम, तो डी के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी अब देखो घात कितनी, इसकी घात कितनी, 1 है, यानी कि इसकी घात कितनी होगी, 1 होगी, तो इसकी घात कितनी, 1 है, तो आप 1 लिख देना, घात 1 है, ठीक है, 1 नंबर में आएगा बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वी इज इक्वल टू 0.15 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वी बाई ए बराबर 0.18 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इंटरसेक्शन बोला गया है पी और ए का। अच्छा समझ गए। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, जो वैल्यूज दी गई हैं इस क्वेश्चन में उसे लिखते हैं सबसे पहले। तो लिखोगे गिवन दैट पी ए दे रखा है, यानी ए की प्रायिकता दे रखी है 0.12, एंड जो बी है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यानी उसकी प्रायिकता कितनी है 0.15 है, और हमें दे रखा है पी वी वटा ए कितना है 0.18 है। तो मुझे बताना है पी ए इंटरसेक्शन वी कितना होगा, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो देखो ये निकालना है ना, तो बहुत सिंपल है यार, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर लेंगे ना इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले ये समझो ये क्या है, पी वी बाई ए का मतलब क्या हुआ कि ए एक घटना घटित हो चुकी है और मुझे बी के घटने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। मतलब ए जो नीचे है ना वो घटना घटित हो चुकी है और मुझे इस बी के घटना होने की प्रायिकता बतानी है 0.18, ये तो है पता है भाई। मेन मुद्दे पे आओ, मेन मुद्दा हमारा ये है कि मुझे ये बताना है, क्या बताना है, पी ए इंटरसेक्शन बी बताना है। कैसे निकलेगा, सूत्र आपको पता होना चाहिए। देखो पी किसके साथ, ए के साथ है, तो पी ए फिर गुणा फिर पी वी वटा ए, ये सूत्र आपको याद रखना है, रख लेना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी वी बाई ए। अब यहाँ मान दे रखे हैं उनको रख दो, पी ए कितना है देखो 0.12 है, पी वी बाई ए कितना है 0.18 है, गुणा कराएंगे जब आप तो कितना आएगा, जब आप यहाँ पे आप गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.0216, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सदिशों, ये दे रखा है एक सदिश ये है, इसके बीच का कोण बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
दो सदिश है उनके बीच का कोण बताना है इस क्वेश्चन में। देखो पहला सदिश है, इसको मान लेता हूँ, माना, कौन सा क्वेश्चन है भाई, ड़ा नंबर है, दूसरे का ड़ा। कह रहा है कि दो सदिश है ना, तो पहले सदिश को मान लेता हूँ ए वेक्टर है, पहला सदिश ए वेक्टर दे रखा है माइनस का 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, और एक वी सदिश है, बी वेक्टर है, मतलब बी सदिश है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। मुझे क्या बताना है, इनके बीच कोण बताना है। क्या बताना है, कोण बताना है। कोण यानी कि मेरे को थीटा ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का सूत्र क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर एंड मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। मोड नहीं एक्चुअली में ये परिमाण है, ठीक है। ये सूत्र आपको याद रखना है। ये होता है थीटा निकालने का यानी कोण निकालने का सूत्र। जब भी आपको दो सदिशों के बीच कोण निकालना हो तो आपको ये सूत्र लगाना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। दो सदिशों के बीच कोण निकालने के लिए 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर पता है, लेकिन हमें ए वेक्टर का देखो परिमाण नहीं पता है, मापांक नहीं पता, तो निकाल लो भाई। ए जो ए है इसका परिमाण निकालो। परिमाण निकालने का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या होता है, ये परिमाण निकालने का सूत्र होता है। तो परिमाण निकालो ए का। एक्स बाई जेड क्या है, ये आई, देखो एक्स जो होगा वो आई का जो है कॉफिशिएंट होगा, वाई जो होगा वो जे का कॉफिशिएंट, और जेड के का। तो देखो कहाँ से मिलेंगे एक्स बाई जेड, ए में, देखो ए में ये जो है आई के साथ ही एक्स होगा, ये वाला बाई होगा और ये जेड होगा। तो देखो एक्स एक्स कितना है, 2 है, माइनस का होल स्क्वायर लगाओ, बाई बाई कितना है, देखो कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो बाई आपका 1 है। जे कितना, सॉरी जेड कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो ए का परिमाण हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। तो 9 और 1 10 और 4 14, तो अंडर रूट 14 आ गया। इसी तरीके से आपको देखो बी का परिमाण भी निकालना पड़ेगा, ये जो बी है इसका भी परिमाण निकालना पड़ेगा। तो निकाल लीजिए, सूत्र वही एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स बाई जेड इसमें कितने, ये एक्स है, बाई है, ये जेड है, एक्स 3 है तो 3 रखिए, वाई स्क्वायर, बाई आपका -2 है तो -2 रखेंगे आप, जेड स्क्वायर, जेड कितना है, देखो 1 है यहाँ पे, के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो 1 है यहाँ पे। तो कितना होगा, 3 दिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, तो 9 और 1 10 4 14, ये भी इतना ही आ गया। अब हमें देखो ए का परिमाण भी मिल गया, ये आ गया, और बी का परिमाण भी मिल गया, और ए वेक्टर बी वेक्टर भी पता है। तो अब हम जो है कोण आराम से निकाल सकते हैं, सूत्र में जो मान है वो रख देंगे, ठीक है। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर कितना है, ये है, तो यहाँ रखिए 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, फिर डॉट करना है, डॉट यानी अदिश गुणनफल किसके साथ होगा, बी के साथ, यानी 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप बराबर बराबर है, देखो बराबर लगाओ। ए का परिमाण कितना आया, देखो अंडर रूट 14 आया, तो अंडर रूट आपको रखना है 14, और बी का परिमाण क्या आया था, ये भी अंडर रूट 14 ही तो आया था, बी का निकाला था, ये भी अंडर रूट 14 ही आया था, तो आपको ये भी अंडर रूट 14 आया है। तो इस बी की जगह पर आप लिखेंगे अंडर रूट 14, फिर क्या है, कोस थीटा है। अब गुणा कराइए, देखिए -2 ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, तो देखो -2 तिया 6, और आई का आई के साथ तो आपको पता है 1 होगा, तो वो मत लिखो। अब देखो जे का जे के साथ देखो -2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो -2 एकम -2, और जे का जे के साथ 1 होगा, उसे मत लिखो, 1 नहीं लिखना है, ठीक है। और प्लस 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 होगा, 3 एकम 3 होगा, और के साथ 1 होगा, उसे भी नहीं लिखना है। देखो रूट के अंदर जब आपके नंबर सेम होते हैं तो उसको एक बार लिख लेते हैं, और ये कोस थीटा, ठीक है। -6 -2 -8, -8 प्लस 3 क्या होगा, -5, और यहाँ पे 14, और ये कोस थीटा, ठीक, ठीक है। यहाँ तक बताओ सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है ना, तो ये गुणा में 14 है ना, तो इसे बट्टे में भेज दो, तो क्या आ जाएगा, देखो कोस थीटा बराबर -5/14, थीटा का निकालना है तो मैं कोस को उधर भेजूंगा, तो इन्वर्स हो जाएगा, ये कोस इन्वर्स -5/14, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था, और ये हो गया आपका आराम से क्वेश्चन। तो बीच का कोण हमने निकाल दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर तीसरे का कह रहा है कि यदि f सच दैट r टेंड्स टू r है तथा g सच दैट r टेंड्स टू r है, r यानी रियल नंबर्स में जा रहा है, फलन क्रमशः fx हमारे पास cos x है और gx हमारे पास 3x² द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध करना है कि GOF यानी कि गोफ इज नॉट इक्वल टू फोक, गोफ फोक के बराबर नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, देखो कुछ नहीं इसमें करना है। देखो मेरे को fx दे रखा है cos x और gx दे रखा है 3x², तो ये जो दे रखा है पहले उसे लिखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, मुझे क्या दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तीसरे का तो लिखो यहाँ पे दिया है एक fx दे रखा है cos x, fx बराबर cos x दे रखा है और gx बराबर दे रखा है 3x², ठीक। अच्छा मुझे क्या सिद्ध करना, तो लिखो यहाँ पे सिद्ध करना है जो क्या सिद्ध करना है भाई, GOF यानी कि गोफ इज नॉट इक्वल टू फोग। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको GOF निकालना पड़ेगा। GOF का मतलब क्या हुआ, तो G करना है किसका, ऑफ यानी ब्रैकेट fx, ठीक है। देखो इसका सूत्र इसे बन जाता है G ऑफ fx, तो G ऑफ fx लिख देना है, इसका मतलब ये है। तो देखो यहाँ से देखो G है तो G क्या fx, तो fx की जगह पर आपको क्या रखना है, देखो fx बराबर cos x, तो इस fx की जगह पर आपको cos x रखना है। अब देखो क्या बन गया यहाँ पे gx, यानी जो gx है, ये जो gx है उसमें आपको इस x की जगह पर ये रखना है, देखो gx, x की जगह पर क्या है cos x है, तो जहां भी x है वहां पर क्या रखना होगा, cos रखना पड़ेगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ये आपका GOF गोफ निकल गया। अब फोग निकालना है तो फोग भी ऐसे निकल जाएगा। देखो फोग का मतलब f ऑफ का मतलब ब्रैकेट किसका, g के साथ यानी gx। तो देखो f है तो f, gx कितना है 3x² है, 3x² लिखो। अब देखो fx हो गया, x की जगह पर 3x² है, तो जहां भी x है, जहां भी आपका fx है, ठीक है, जहां भी आपका x है वहां पर क्या रखना पड़ेगा आपको 3x² रखना पड़ेगा। तो देखो fx क्या है, ये है क्या है cos x, x की जगह पर ये है, देखो fx, x की जगह पर क्या है 3x² है। तो आप बताओ क्या बराबर आया ये, देखो ये और ये अलग है ना, नहीं अलग है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है, हमें नॉट इक्वल टू दिखाना था तो ये दर्शा दिया मैंने। अतः करके लिख दो, अतः गोफ इज नॉट इक्वल टू फोग, तो ये हो गया आपका सिद्ध हुआ, ठीक है। देखो नहीं अलग अलग है, ये 3 cos² x है, ये आपका cos 3x² है, बिल्कुल डिफरेंट है, तो अलग अलग मुझको दिखाना था, नॉट इक्वल टू दिखाना तो मैंने दिखा दिया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे कि अवकल समीकरण ये दे रखी, इसका व्यापक हल बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और आपने किया भी होगा अगर आपने पूरी अवकल समीकरण के सारे क्वेश्चन पढ़े हैं तो। देखो क्या है आपके पास, एक अवकल समीकरण है y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। इसका मेरे को क्या बताना है, व्यापक हल बताना है। तो व्यापक हल बहुत आसान है, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या x वाले dx के संग और y वाले dy के संग आप ला पा रहे हो कि नहीं। तो आप देखो x वालों को dx के साथ और y वालों को dy के साथ नहीं ला पाओगे इसमें। अच्छा जब नहीं ला पाओगे तो क्या करना है, फिर आपको देखना है क्या ये समघातीय है, तो देखो ये समघातीय नहीं है, इसकी घात देखो 2 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो अलग अलग घात है, तो समघातीय भी नहीं है। तो समघातीय भी नहीं है तो क्या होगी, ये रेखिक अवकल समीकरण होगी। तो आपको सबसे पहले इसे रेखिक में बनाना होगा, और रेखिक 2 प्रकार के होते हैं। रेखिक के रूप क्या होते हैं, 2 प्रकार के रेखिक होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है भाई dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, एक ये रूप होता है रेखिक अवकल समीकरण का। और दूसरा क्या होता है dx/dy। देखो मेरे भाई इसमें y ऊपर है, इसमें x ऊपर है, तो अलग अलग है। देखो इसमें y ऊपर था इसलिए पी वाई आया, इसमें x ऊपर इसलिए पी एक्स आएगा, और बराबर q। तो आपको इस वाले को इस रूप में या इस रूप में किसी एक रूप में लाना पड़ेगा, ले आओगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाली अवकल समीकरण को इन्हीं 2 में से किसी एक में बनाने का प्रयास करता हूं मैं, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले तो ये इस वाले हिस्से को मैं उधर भेज सकता हूं, तो हमारे पास हो जाएगा y dx इज इक्वल टू, ये प्लस का उधर भेजेंगे तो माइनस का x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। अब क्या कर सकता हूँ मैं, अब देखो ये गुणा में dy है तो इसको मैं बटे में भेज दूंगा,
तो हो जाएगा वाई डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर माइनस का, देखो माइनस अंदर गुणा कर लेगा तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब देख रहे होगे आप डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में ही बनेगा, इस रूप में बनेगा, इस रूप में, तो इसी में बन जाएगा, तो बना दो। अब क्या होता है यहाँ पे एक्स आता है पहले, देखो डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ क्या एक्स है, तो ये वाला जो एक्स है इसके पास चला जाएगा, आपको बिल्कुल एज इट इज वैसा बनाना है। तो माइनस का एक्स जब आप इधर लाओगे बराबर के, तो ये जगह प्लस का एक्स और बराबर में आपके पास है प्लस वाई स्क्वायर। आगे देखो क्या करेंगे, चिपके बहुत ज़्यादा ये टाइट चिपके हुए पेज है भाई, देखो है कितना चिपके हैं पेज, मतलब पेजों ने ठान रखा है कि भाई हम अलग नहीं होना है, हम अलग नहीं होंगे, लेकिन मैं अलग करके रहूँगा। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले इतना हो गया, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो बाई है, तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसके रूप का करना है ना। तो यहाँ पे जो डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ ये बाई है, इसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं, तो इसको यहाँ भी नहीं होना चाहिए। तो इसको हटाने के लिए देखो डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ कुछ भी हो, अगर उसे हटाना है तो उससे आपको हर जगह भाग कर देना है, मतलब दोनों साइड भाग कर देना है। तो क्या है वाई है, तो बाई को हम इधर भी भाग करेंगे और इधर भी भाग करेंगे बाई से, तो हम लिखेंगे वाई से दोनों ओर भाग देने पर। अच्छा हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भाई डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है, तो इसको हटाने के लिए मुझे भाग देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो क्या है यहाँ पर वाई डी एक्स अपॉन डी वाई है, कितने से भाग देना वाई से, तो वाई से भाग दे दो, और एक्स है यहाँ पे भी देना पड़ेगा भाई वाई से भाग, हर जगह हर एलिमेंट में होगा, तो बाई स्क्वायर यहाँ भी वाई से भाग करना है। नीचे देखो मैंने वाई से भाग करा दिया। अब देखो क्या होगा, देखते जाओ, हो गया अब बस। देखो बाई से बाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई बचा, और यहाँ पे आ गया एक्स वटा वाई बराबर, एक बाई कम हो जाएगा ऊपर से, ये कट जाएगा स्क्वायर से कट जाएगा, तो सिर्फ बाई बचेगा, इतना बन गया। अब देखो रूप बिल्कुल इसी रूप में आ गया कि नहीं आ गया, देखो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू के रूप का आ गया। ये किस रूप ये किस रूप का है मेरे भाई, ये जो है, मैं पहले एक बार लिख देता हूँ, देखो ये जो है इसकी मैं तुलना कराऊंगा, सबसे पहले तो तुलना में कराऊंगा किसकी, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से। भाई ये वाला जो है इस रूप का है, तो इसी से तुलना करानी पड़ेगी, और तुलना हम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि मुझे पी और क्यू चाहिए। ठीक है, पी और क्यू आपको निकालना पड़ेगा, तो पी कैसे निकलेगा, तुलना कराओ भाई, तुलना कराने से ये खत्म, एक्स वाला एक्स के साथ खत्म, क्या बचा एक बटा बाई, यानी पी कितना है भाई, एक्स एक्स कट जाएगा तो एक बटा बाई बचेगा, यानी पी आपका एक बटा बाई है। और क्यू कितना है, देखो क्यू बराबर में, देखो बराबर में कितना बाई है, तो क्यू आपका बाई होगा, पी भी मिल गया क्यू भी मिल गया। अब इतना मिलने के बाद आपको क्या निकालना होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी समाकलन गुणांक निकालना पड़ेगा आपको। तो आई एफ निकालना है आपको, इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकलता है, ये निकलता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई करके, तो आई एफ बराबर ई की पावर समाकलन पी कितना है एक बटा वाई है, और यहाँ पे डी वाई है, तो मुझे को इंटीग्रेशन फैक्टर मिलेगा ई की पावर, मेरे को एक बटा बाई, देखो एक बटा एक्स है, तो एक बटा एक्स का समाकलन क्या होता है, log एक्स होता है, तो हो जाएगा log एक्स, एक्स की जगह बाई है, आई एफ बराबर ई की पावर log एक्स, आपको पता होना चाहिए ई की पावर log एक्स बराबर एक्स होता है, तो देखो ई की पावर log एक्स, एक्स की जगह बाई है, क्या होता है एक्स ही तो होता है, तो ये पूरा पूरा कट जाता है, तो सिर्फ बाई बचता है, तो यहाँ से आपके पास इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ आ गया वाई। इतना आने के बाद अब हम लिखेंगे अवकल समीकरण, क्या लिखेंगे हम व्यापक हल, तो लिखेंगे अब व्यापक हल। तो व्यापक हल क्या हुआ, तो निम्नलिखित अब जो रेखिक समीकरण थी आपकी, उसका व्यापक हल आपको लिखना है, क्या थी अवकल समीकरण थी, तो अवकल समीकरण का व्यापक हल मुझे लिखना है, तो कैसे लिखोगे, सूत्र आपको पता होना चाहिए कि आई एफ के साथ तो सूत्र क्या होता है, ये होता है वाई गुना आई एफ, वाई गुना आई एफ होता है कि एक्स गुना वाई एफ होता है, एक्स गुना होता है, सॉरी क्या होता है एक्स गुना आई एफ बराबर, फिर इसके बाद क्या होता है एक्स गुना आई एफ बराबर समाकलन होता है, फिर क्यू गुना क्या होता है, क्यू के साथ आई एफ ही तो होता है ना, यहाँ पे आई एफ ही होता है, और यहाँ पे होता है डी वाई। ठीक है,
मुझे सूत्र में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इस सूत्र में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। जस्ट अ सेकंड में सूत्र को चेक कर लेता हूँ। मुझे थोड़ा सूत्र में डाउट लग रहा है मेरे भाई, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ सूत्र क्या है, क्योंकि मैं क्वेश्चन मुझे बहुत टाइम हो गया कराए हुए, तो मुझे कुछ सूत्र याद नहीं है पूरे, बट प्रॉपरली मेरे को याद नहीं है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा सूत्र गड़बड़ लग रहा है यार। तो मैं चेक कर लेता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। कौन सा चैप्टर था, नवा चैप्टर है ना ये, ठीक है। तो बिल्कुल सही हमने लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा है, यही होता है, ठीक है, बिल्कुल यही होता है, ठीक है, बिल्कुल सूत्र यही होता है। देखो x में था ना है, तो ये x में था तो मैंने x में यहाँ पे लिखा, और किसके सापेक्ष करा करा गया था इसमें इंटीग्रेशन, dy के सापेक्ष, इसलिए मैंने यहाँ पे dy लिखा। तो देखो x गुना if कितना निकला, y निकला, और इंटीग्रेशन q कितना है आपका, q आपका देखो y है, y देखो q कितना है, y है, और if कितना है, ये भी y ही है, और यहाँ पे dy है। तो देखो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई का वाई के साथ क्या होगा, वाई स्क्वायर डी वाई होगा। फिर देखो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन के रूप का है ना, ये एक्स की पावर एन के जैसा बन रहा है। तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है कि एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यानी ये हो जाएगा वाई की पावर एन प्लस वन, यानी कि एक घात बढ़ जाती है, तो दो में एक जोड़ोगे तीन, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दो, और प्लस सी लगा दो, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। ये क्या है आपका व्यापक हल है, तो ये आपका व्यापक हल है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर ये बाई गुणा में, तो बट्टे में भेजोगे, तो यहाँ से बट्टे में आने पे ये एक कट जाएगा, तो ऊपर दो बचेंगे, और यहाँ पे c के बट्टे में y आ जाएगा। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे चाहे छोड़ दो चाहे यहाँ पे छोड़ दो, आपके दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन करें कि सिद्ध कीजिए कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष से मेरे को ये सिद्ध करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं ये सिद्ध करना है। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। आपके पास क्या है, तीन बिंदु हैं, ठीक है, क्या है, तीन बिंदु हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर गा है तीसरे का। एक बिंदु यहाँ पे है जो कि है 4,4,2, दूसरा बिंदु है 3,5,2, एंड अगला है -1 एंड 2। मेरे को क्या करना है, इसे समकोण त्रिभुज के शीर्ष दिखाना है। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष कैसे दिखाओगे, सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये ए है, ये बी बिंदु है, और ये सी बिंदु है। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर हम बी सी निकालेंगे, फिर हम ए सी निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए वी, लेकिन उसको निकालने से पहले आपको इसे सदिश में तोड़ देना होगा, ठीक है। सदिश में कैसे तोड़ोगे, तो ये ए है ना, इसका मूल बिंदु से आप स्थिति सदिश लिख लो। तो ए का मूल बिंदु से, यानी ओ मूल बिंदु है, ठीक है, ओ क्या है आपका मूल बिंदु है, जो कि है 0,0,0। तो इस मूल बिंदु से मैं इस ए का स्थिति सदिश लिख रहा हूँ। कैसे लिखते हैं, देखिए ये जो है ना, इसके साथ बस आई जे के लिख दो, मतलब ये एक्स वाला है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट है ना, तो एक्स के साथ आपको लिख देना आई कैप, और ये बाई के साथ, ये बाई वाले के साथ जे कैप आ जाएगा, और जेड के साथ के कैप, बस ये कर देना है। ऐसे ओ वी लिखो, ये 3 क्या होगा, आई कैप होगा, और 5 जे कैप होगा, और 2 के कैप होगा। बस आई जे के, देखो एक्स के साथ आई लगाना है, और बाई वाले के साथ जे लगाना है, और जेड वाले के साथ के लगाना है आपको। ऐसे ओ सी लिखो, ओ सी कैसे आएगा भाई, माइनस का आई कैप, और माइनस का जे कैप है, और प्लस का 2 के कैप है, ठीक है। अब आपने इतने लिख लिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको ए बी निकालना है, फिर आपको बी सी निकालना है, फिर आपको ए सी निकालना है। तो सबसे पहले हमको ए बी निकालना हुआ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समकोण त्रिभुज के शीर्ष दिखाना, इसलिए। तो सबसे पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी हम वेक्टर में निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, देखो जो लास्ट वाला है ना, बी वेक्टर दिख रहा है, इसके साथ क्या घटाना होगा, पहले वाले को, ए को, तो ए से निकल आएगा। देखो ओ बी वेक्टर कितना है, ये है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। किसको घटाना है, ए को। तो ए आपका कितना है, 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो कितना होगा, देखो 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। माइनस अंदर गुणा करेगा तो माइनस का 4 आई कैप, माइनस का 4 जे कैप, माइनस का 2 के कैप। देखो 3 आई में से 4 जे चला गया, तो माइनस का आई कैप बचा। 5 जे में से ये 4 जे चला गया, तो आपका बचेगा जे कैप। 2 के में से ये कट गया, तो यही सिर्फ आया आपके पास, ठीक है। तो ए बी हमने निकाल लिया। ए बी निकालने के बाद आपको बी सी वेक्टर निकालना है। तो बी सी वेक्टर क्या होगा, तो बी सी वेक्टर कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया लास्ट वाले से, यानी जो अंत में होगा,
यानी अंत में सी है तो ओ सी वेक्टर में से इस बी को घटाना पड़ेगा, ओ बी को। तो बस ऐसे घटा दो ओ सी वेक्टर कितना है देखो, ये वेक्टर में मेरे भाई, वेक्टर में, ठीक है, वेक्टर में। तो ओ सी वेक्टर ये है आपका माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2k कैप। क्या घटाना है आपको, वी घटाना है। तो वी आपका ये है, ये घटाओ यहाँ से, ये वाला घटाओ, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। अब देखो माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 2k कैप, माइनस अंदर गुणा करेगा तो माइनस का हो जाएगा ये 3i कैप प्लस माइनस माइनस 5j कैप और माइनस का 2k कैप, अंदर गुणा करा दिया मैंने। अब घटा दो यहाँ से, देखो माइनस आई कैप और माइनस 3 कैप, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 3 में 1 जुड़ेगा 4i कैप होंगे, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएंगे, 5 और 1 6 जे होंगे। अब देखो ये भी कट जाएंगे तो आपके ये आ गए। तो ए बी इतना आया, बी सी इतना आया। अब क्या निकालेंगे, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब हम ए सी निकालेंगे, ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर कैसे आएगा भाई, इस वाले लास्ट वाले में से सी में से मेरे को घटाना होगा ए को, तो घटा दो ओ सी कितना है, ओ सी ये है, ओ सी ये है माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 कैप। किसी को घटाना, ए को घटाना है। ए कितना है देखो, ये है ए, 4 4 2, 4 4 और 2 घटा दीजिए, माइनस का आई कैप है, ठीक है, अंदर गुणा पहले करा दो, अंदर गुणा करने पे हो 4i कैप 4j कैप 2k कैप। देखो माइनस आई कैप माइनस 4 कैप माइनस का 5i कैप हो गए ये, माइनस का जे कैप है माइनस का 4 कैप, तो हो जाएंगे ये देखो 4 और 1 5, ये वाले कट जाएंगे तो ये आ गए इतने, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करने हैं, ए बी जो निकाला है और ये जो बी सी निकाला है और ये जो आपने ए सी निकाला, इन सभी के आपको परिमाण निकालने पड़ेंगे, क्योंकि नंबर में ही आप कंपैरिजन कर पाएंगे। तो आपको ए बी का, या आपने जो ए बी वेक्टर निकाला है ना, इसका आपको पहले परिमाण निकालना पड़ेगा। तो परिमाण हम कहाँ पे निकाले थे, यहाँ पे क्या करते हैं, ए बी वेक्टर जो है उसका परिमाण निकालते हैं, परिमाण। तो परिमाण कैसे निकलता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो एक्स यानी आई के साथ कितना है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और देखो के का साथ कुछ है नहीं तो जेड जो होगा वो 0 होगा, वो हम नहीं लिखेंगे, तो 1 और 1 2 होगा। फिर आप ऐसे बी सी का परिमाण निकालेंगे, इस बी सी का, तो वी सी का परिमाण हम निकाल रहे हैं, तो अंडर रूट में वही सूत्र रहेगा। तो ये जो है इनका स्क्वायर कर दो, तो -4 का स्क्वायर और 6 है तो 6 का स्क्वायर, तो देखो कितना होगा, 4 चौके 16 और 6 छंग 36, तो 30 40 50 52, इतना आ गया। अब इसका निकालेंगे आप, ए सी जो है इसका भी परिमाण निकालेंगे। तो देखो ये जो है ना, इसके कोफिशिएंट इससे गुणा कर, इसका जो है एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बाई आपका ये है, इतना तो आता ही होगा परिमाण निकालना। 5 का स्क्वायर 55 25 और 55 25, कितना आ जाएगा 25 25 50, ठीक है। इतना आने के बाद हमको आपको क्या करना है, देखो थोड़े लेंथी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको भाई 3 नंबर भी तो मिल रहे हैं, कितने नंबर मिल रहे हैं, 2 नंबर मिल रहे हैं, तो 2 नंबर के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। अब देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आपको पता भी होगा कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कि बड़ी भुजा जो होती है, बड़ी भुजा उसका जो वर्ग होता है वो इन छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, पाइथागोरस के हिसाब से। आपको पता होगा ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, मतलब जो बड़ी भुजा होती है वही तो कर्ण होती है, तो बड़ी भुजा का योग बराबर 2 भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब भी यही है कि जो बड़ी वाली भुजा है, इसमें बड़ा कौन है भाई, इसमें बड़ा बताओ कौन है, इसमें यही तो बी सी है, बी सी बड़ा है, तो बी सी जो बड़ी भुजा है वो इन दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर है। कैसे, देखो 52 कैसे मिलेगा, इस 50 और 2 को जोड़ने पर 52 मिल जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, मैं क्या कह सकता हूँ कि बड़ी भुजा का स्क्वायर, क्या, बड़ी भुजा यानी कि इसमें क्या है, बड़ी भुजा बी सी है, कंपेयर कर लो भाई, बी सी देखो ये बड़ा है ना, सबसे बड़ा बी सी है, तो बी सी जो वेक्टर है वो इन छोटी भुजाएं, जो छोटी भुजा आपकी ए बी हैं और ये जो आपकी क्या ना भाई ए बी हैं और ए सी हैं, क्या है, इसके परिमाण के इसके बराबर हैं। आपको पता है स्क्वायर लगा हुआ तो आपको स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा हर जगह, पाइथागोरस ही तो, यहाँ पे पाइथागोरस ही काम कर रही है यार, कि कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कौन है इसमें, कर्ण ये है जो बड़ा है वे कर्ण है, तो ये लंब और ये आधार होगा फिर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही हुआ है यहाँ पे। तो कर्ण कितना है आप देखो, कर्ण कितना है, कर्ण आपका ये है
अंडर रूट में 52 इसका स्क्वायर बराबर आधार मान लो इसको, चलो ठीक है, और ए सी कितना है 50। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल 52 आ गया, इधर देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 50 आएगा, तो 52 बराबर 50 और 2 52, तो 52 बराबर 52 आ गया। अतः बिंदु बिंदु आपके कौन कौन से, आपके बिंदु 4,4,2 और दूसरा था 3,5,2 व -1,-1,2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, हैंस प्रूव्ड लिख देना, ठीक है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ये वाला इसके बराबर है, ये अवयव इस अवयव के बराबर है, तो x बाई जेड का मान निकालना है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। देखो ये अवयव इस तरीके से बनाया गया है, देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है यार ये तो। देखो क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर घ में देखो क्या है, एक यहाँ पे एक सारणी है x प्लस वाई, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 5 प्लस जेड, क्या है z, और यहाँ पे है x y बराबर है किसके 6 2 5 8। तो मेरे को x बाई जेड बताना है। क्या बताना, x बाई जेड क्या होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो x मेरे को निकालना है, क्या होगा y निकालना है और z निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई, देखो ये वाला अवयव इस अवयव के बराबर है, यानी ये जो पहला अवयव होगा, जो पहला अवयव होगा इस वाले अवयव के बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे के बराबर देखो है, और ये तीसरा तीसरे के बराबर होगा, और ये सब ऐसे बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कंपेयर करने पे, तो लिख देना यहाँ पे तुलना करने पे, तुलना कराने पर, तुलना जब आप कराएंगे तो ये जो x प्लस वाई होगा वो किसके बराबर होगा 6 के, पहला वाला पहले के बराबर, और ये जो 5 प्लस जेड है ये किसके बराबर होगा 5 के। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो जेड का मान हमें आराम से मिल जाएगा, प्लस का 5 उधर भेज दो, तो जेड बराबर 5 में से 5 गया 0, तो जेड का मान मुझे निकालना था 0 आ गया, ठीक है, चलो जेड भी मिल गया। और देखो एक्स वाई बराबर, यदि जो चौथा वाला है इस चौथे के बराबर होगा, तो एक्स वाई बराबर किसके होगा 8 के, तो यहाँ से मैं बाई का मान निकाल सकता हूँ 8/x। अब ये जो बाई का मान आया है इसको आप इस यहाँ रख देंगे, इसे समीकरण पहली मान लीजिए, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, बस कुछ नहीं करना है, समीकरणों को सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखो y बराबर 8/x है, तो यहाँ पे जो y है इस y की जगह पर आप 8/x रखेंगे, और बराबर में कितना 6 है। अब देखो बट्टे में कुछ नहीं तो 1 8 8, x का x के साथ x स्क्वायर बटा यहाँ से होगा ये x कम x बराबर 6, ठीक है, बराबर क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है, समझ गए बात को, ओके। सो देखो इसके बाद कुछ तो एक इधर गुणा कराएंगे तो 8 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर जब गुणा कराएंगे तो 6x आ जाएगा, तो इसे आप जो है प्लस का 6x इधर आएगा माइनस का 6x, और प्लस का 8 जब यहाँ पे गया प्लस का 8 बराबर 0 है। तो अब यहाँ आपकी द्विघात समीकरण बन गई है, द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना आता है, ये द्विघात समीकरण है, इसे सॉल्व कैसे करोगे आप, इसे सॉल्व करोगे गुणनखंड विधि से। तो ऐसी संख्या सोची जिनकी गुणा कराएं तो 8 आ जाए, जिन्हें जोड़ें तो 6 आ जाए। तो ऐसी संख्याएं होती हैं 4 दूनी 8, देखो 4 2 की गुणा कराओगे तो 8 आएगा, और 4 2 को जब आप जोड़ोगे तो आपको 6 मिलेगा। तो बस यहाँ पे संख्याएं उन्हें रख दो, देखो 4 दूनी 8, यहाँ पर इसकी जगह पर 4 और 2 एक्स में, तो एक्स में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको -6 चाहिए तो माइनस लगाना पड़ेगा, और प्लस का 8 है बराबर 0। यहाँ से कॉमन आपका x हो रहा है, सो x -4 होगा, यहाँ से कॉमन आपका -2 हो रहा है, तो x -4 होगा, बराबर में 0 चल रहा है। अब देखेंगे आप कॉमन वाला एक साथ आएगा, ये 2 बार, इसको 1 बार लिखते हैं। आपको गुणनखंड करना तो आता ही होगा इंटर में हो जब, ठीक है, तो इंटर में हो तो इतना तो आता ही होगा गुणनखंड करना। तो देखो ये भी 0 के बराबर है, तो x -2 को डालूंगा 0 के बराबर, तो x बराबर मेरे को 2 मिलेगा, और जब मैं इस x को डालूंगा 4 के बराबर तो मेरे को x का मान 4 मिलेगा, x -4 को डालूंगा 0 के बराबर तो मेरे को x का मान 4 मिल जाएगा। तो x का मान 2 है या x का मान 4 है, दोनों में से कोई एक होगा। जब x का मान 2 होगा तो y का मान कितना होगा, तो मैं लिखूंगा कि जब x, यहाँ से मैं ये वाला आप करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये वाला इसके आगे आप यहाँ पे लिखेंगे, देखो आपको नीचे करते जाना है, जगह नहीं थी, मैंने यहीं पे करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो x बराबर 2, जब x बराबर 2 हो
तो y का मान क्या होगा, y बराबर 8/x है, x की जगह आपको 2 रखना है, तो y का मान कितना होगा, 2 चौको 8, 4 होगा। लेकिन जब x का मान आपका 4 होगा तो y का मान क्या होगा, 8/x, x की जगह 4, तो y बराबर होगा 4 दूनी 8। तो ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो z का मान आपका 0 होगा, x का मान आपके 2x के मान है, x का मान जब 2 होगा तो y का मान 4 होगा, जब x का मान 4 होगा तो y का मान 2 होगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दर्शाइए कि फलन fx बराबर 7x² - 3 एक वर्धमान फलन है जबकि x इज ग्रेटर देन 0 है। 2 नंबर का प्रश्न है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्या है, आपके पास एक फलन दे रखा है fx बराबर है 7x² - 3 चौथे का एक फलन है fx इज इक्वल टू 7x² - 3 एक वर्धमान फलन है। मेरे को दिखाना है जब x हमारा 0 से बड़ा होगा तो ये जो फलन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, वर्धमान होगा। तो वर्धमान दिखाने से पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, जो फलन दे रखा है इसका आपको एक बार अवकलन करना है। कर दो तो देखो 7 है, इस x² का जो अवकलन होगा वो होगा 2x और माइनस कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो f' बराबर 7 दूनी 14x। तो ये आ गया। ठीक है, आपको पता है ये फलन कैसा है, वर्धमान होगा। वर्धमान आपको दिखाना है, अगर ये वर्धमान है तो मैं कह सकता हूँ कि f' जो x होगा वो हमेशा, देखो x का मान क्या है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे x का मान 0 से बड़ा रखोगे तो ये जो फलन आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, यानी 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो अगर f' 0 से बड़ा है और x का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, तो जो x का मान आएगा वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। अतः मैं कह सकता हूँ देखो जब x का मान 0 से बड़ा है यानी x पॉजिटिव है, यानी जो फंक्शन आएगा वो x पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव अगर आ रहा है तो कैसा होगा, वर्धमान होगा। तो अतः मैं कह सकता हूँ कि fx अतः फलन एक वर्धमान फलन है। क्योंकि भाई समझ रहे हो ना, समझ रहे हो भाई, x का मान आपको 0 से बड़ा लेना है, तो x का मान 0 से बड़ा यहाँ पे रखो कुछ भी, तो कुछ भी रखोगे, x का मान जैसे 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, वो तो आपको 0 से बड़ा ही मिलेगा। तो 0 से जब आपका x का मान 0 से बड़ा होगा तो आपका यहाँ पे रखने पे f' भी 0 से बड़ा आएगा, यानी x का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो अतः जब 0 से बड़ा है यानी कि फलन कैसा है, वर्धमान है। तो ये सिद्ध हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड हो गया इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक पर लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है। ये भी क्वेश्चन लाजवाब है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कैसा है, लाजवाब है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पे में से प्रत्येक पे लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर दे रखा है, चौथे के खा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो ए वेक्टर आपके पास है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वी वेक्टर आपको दे रखा है, आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, साफ साफ थोड़ा जूम कर लूँ क्या, अब सही है। चलो वी वेक्टर कितना है, देखो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक पे लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। पहले लंबवत बोला गया है, यानी मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो सदिश गुणनफल होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए सही है, इतना हम फॉलो करेंगे और हम काम कर देंगे इसका तमाम। तो सबसे पहले तो आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए होगा, तो निकाल लो यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लो, यानी जोड़ना है ए और बी को, तो जोड़ दो। एक एक देखो ए की जगह पर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस बी की जगह पर आपको क्या रखना है, इसको मैं साइड करता हूँ। अब देखो वी की जगह पर क्या है, ये है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो यहाँ से देखो आई का आई के साथ 2 आई हो जाएगा, 2 जे और 1 जे 3 जे हो जाएगा, 3 के और के 4 के हो जाएगा। ये आ गया, इतना क्या आ गया, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी चाहिए होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये भी निकालना पड़ेगा आपको। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पहले आपने जोड़ा था, अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप घटाना है, तो इसको किसको घटाना है, इसको,
देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस का, प्लस का हो जाएगा माइनस का, और प्लस का ये भी हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखो आई में से आई चट गया मतलब 0 बचा, जे में से 2 चला गया, देखो 1 में से 2 गया, माइनस का बचेगा जे, के में से 1 के था और 3 के चले जाएंगे तो आपके पास बचेंगे माइनस के 2 के। ये आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इतना है और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपका कितना है, इतना है। बोला गया था इनमें से ये लंबवत हैं, लंबवत हैं, क्या बोला गया, लंबवत हैं, ये दोनों क्या हैं, लंबवत हैं। तो लंबवत है यानी कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो इसका इसके साथ सदिश गुणनफल निकालिए। ए का ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है इसका सदिश गुणनफल इसके साथ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। ठीक है, आगे देखिए। तो भाई सदिश गुणनफल कैसे करते हैं आपको पता होगा, पहले सारणी बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आई जे और यहाँ पे के, और यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, इस वाली लाइन में क्या लिखेंगे, जो पहला वाला है उसका स्थिति सदिश, उसका सदिश लिखेंगे। तो पहला वाला क्या है 2, फिर 3, फिर 4, कहोगे आई जे के क्यों नहीं लिखे भाई, यहाँ पे लिख तो लिए। अब यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, यहाँ पे पहले से ही लिख चुके हो तो यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आप कॉफिशिएंट लिखिए, जो कांस्टेंट है उन्हें लिखिए। और ए माइनस बी वेक्टर कितना है, इतना आया। तो देखो जे कितना है, देखो आई तो है नहीं यहाँ पे, तो आई कितना होगा 0 होगा, और जे कितना है देखो माइनस का 1 है, और के कितना है देखो के आपका माइनस का 2 है। अब देखो निकालो यहाँ पे कैसे निकालते हैं हम, इस R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, तो आपको पता है ये प्लस होता है यहाँ पे माइनस और ये प्लस, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पहले हम इस आई कैप को रोकेंगे, तो रोकने पे क्या होगा, ये लेने पे तो ये जो है इसके सामने ये खत्म कर देगा और ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 4 -1 -2 -1 -2। अब इस देखो माइनस जे कैप को लेंगे तो ये क्या करेगा, इसको खत्म करेगा, इसको खत्म करेगा, इस तरीके से ये जो है इसको खत्म कर देगा और इसको खत्म कर देगा। क्या बचेगा 2 4 0 -2, क्या बचेंगे, ये बचेंगे 2, देखो ये खत्म ये खत्म, तो 2 4 0 2 4 0 -2। ठीक है, यहाँ पे ये बचेंगे। अब ये कह लीजिए तो क्या बचेगा भाई, ये जो है इसको खत्म कर देगा, इसको खत्म कर देगा, क्या बचेगा 2 3 0 -1। अब देखो यहाँ पे आई कैप है, -2 3 6 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, देखो -2 दूनी 4 होगा, 0 से गुणा करा पे 0 ही आएगा, प्लस के कैप -1 की 2 से कराएंगे तो -2 और -0 की 3 से 0 आएगा, -6 + 4 माइनस का 2 आएगा तो माइनस का 2 ये आई कैप, -4 -4 माइनस के 4 आ जाएंगे यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस 4 जे कैप। अब देखो माइनस के आएंगे यहाँ पे, तो माइनस देखो माइनस के 2 और माइनस के 0 तो माइनस के 2 आएंगे, और प्लस और माइनस हो जाएगा -2 के कैप, ये आ गया। ये क्या आया है आपका, ये आया इतना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सदिश गुणनफल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, देखो यही तो आया है ना। ये इतना बड़ा क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा छोटा मान लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं सी वेक्टर है, ये पूरा का पूरा सी वेक्टर के बराबर है, क्योंकि इतना बहुत बड़ा हो रहा है ना तो हम सिर्फ इसको सी मान लेते हैं, ये चीज़ मान ली हमने। अब आपको ये जो निकला है ना इसका मात्रक सदिश बताना है, और मात्रक सदिश अब कैसे निकालते हैं, मात्रक सदिश निकालने के लिए हमें जिसका भी मात्रक सदिश निकालना है सबसे पहले उसका परिमाण निकालिए, उस परिमाण से इसमें भाग दे दीजिए। तो ये जो सी वेक्टर है इसको मैंने सी माना है ना, तो इस सी वेक्टर का सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा परिमाण। तो परिमाण निकालने के लिए हम अंडर रूट में, पता है आपको x² + y² + z² होता है, तो देखो x कितना है, ये x ये y ये z, तो x आपका -2 है, y आपका 4 है और z आपका -2 है। तो यहाँ से आपका होगा सी वेक्टर का परिमाण, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो 16 4 20 4 24, इतना आ गया। तो मेरे को क्या बताना है, मात्रक सदिश, तो लिख दो यहाँ पे मात्रक सदिश क्या होगा, ये जो आपका सी वेक्टर है इसको भाग कर देंगे किससे, इसके मापांक से, इसके मापांक से। ये जो सी है, ये जो सी था ना मेरे भाई, इसको आपको पहले इसका परिमाण निकाला तो इसका परिमाण ये आ गया, अब इस परिमाण से इसमें भाग दे देना है तो मात्रक सदिश आ जाएगा।
ठीक है। तो सी केप यानी सी मात्रक सदिश, देखो हमें सी का बताना है मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश के ना केप लगा दिया करो। तो देखो सी क्या है, वेक्टर, तो सी वेक्टर कितना है, देखो ये है, तो इसकी जगह पर आपको लिखना माइनस का 2 i केप प्लस 4j केप माइनस 2k केप बटा परिमाण सी का, तो सी का परिमाण देखो अंडर रूट में 24 है, तो लिख देंगे बस इतना ही छोड़ दो, या आगे आप बढ़ाना चाहते हो थोड़ा आगे बढ़ा लो। देखो अंडर रूट में 24 इसके बटे में भी, इसके बटे में भी और इसके बटे में भी है, तो बटे में डाल दो सबके, इंडिविजुअली सबके बटे में डाल दो, 4/24 जे केप माइनस 2/24 के केप, ठीक है। इतना आपका आंसर हुआ। अब कुछ बच्चे जो है देखते हैं इसका आंसर क्या है, पहले तो मैं आंसर पहले देख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। इसका आंसर तो नहीं दिया गया है, तो आप यही मान लीजिए इसका यही आंसर है, ठीक है। इसका आंसर दे रखा है ना, चौथे का खा है, हाँ इसका आंसर देखो ये दे रखा है ये। आप कहेंगे सर जी आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, आपने तो गलत किया है। अरे भैया मैंने गलत कहाँ किया है, थोड़ा अगर आप सोल्व कर दोगे ना अपनी बुद्धि लगा के, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। अच्छा ये बताओ, आपको बोर्ड एग्जाम में आपके पास क्या आंसर शीट होगी देखने के लिए, नहीं होगी ना, तो वहाँ पे आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, खुद के ऊपर। जब खुद के ऊपर ट्रस्ट होगा तब आप जो है क्वेश्चन को भी पे छोड़ देंगे। अब तो आपने तो यहाँ पे देख लिया, अब वहाँ पे क्या देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। तो इस तरीके से जो है थोड़ा बहुत ऐसे भी किया करो। तो देखो हम आंसर मैच कराते हैं, तो देखो -2, इस 24 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 4 क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 छंग 24 ऐसे लिख सकता हूँ। इस 24 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 दूनी 4 और 4 छंग 24, देखो माइनस क्या है ऊपर 4 है, और इस 24 को मैं लिखूंगा 2 दूनी 4, 4 छंग 24 के कैप। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर आपको मैच कराना है मेरे भाई, आंसर मैच कराना है ना, मैं आंसर भी मैच करा दे रहा हूँ, कैसी बात कर रहे हो आप, अभी आंसर मैच करा दे रहा हूँ। तो देखो सी कैप, देखो क्या आ गया, -1 बटा अंडर रूट 6 आई कैप, 2 दूनी 4, तो 2 बटा अंडर रूट 6 जे कैप, देखो 2 दूनी 4, तो माइनस का 2 बटा अंडर रूट 6 के कैप, ये आपका राइट आंसर है। देखो मैच करके देख लो अपना, बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, और आंसर के पीछे प्लीज़ मत भागिए करो, ठीक है, आंसर के पीछे मत भागो। इसे मैं देखो अभी मैं यहाँ पे छोड़ सकता था, मैं आपको नहीं बताता, लेकिन कुछ लोग कमेंट अभी करते कि सर जी आपने गलत किया है, आपने ये गलत कर डाला, आपका आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, आप गलत पढ़ा रहे हो, जर्रा पढ़ा रहे हो। भाई आप थोड़ा बुद्धि अपनी भी लगा लिया करो, ठीक है। ऐसे मुंह फाड़ के किसी का भी मतलब गलतियां नहीं गिनाते ना, खुद में भी देख लो यार, गलती कुछ खुद तो नहीं गलत कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहे कि यदि एक रेखा का कार्तीय समीकरण ये है तो इसका सदिश रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए कार्तीय रूप में हमको समीकरण दे रखा है, और मेरे को बताना है क्या, मेरे को क्या बताना है, सदिश रूप में समीकरण बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक हिसाब से देखें तो, जस्ट अ सेकंड में, अभी रुक जाओ 2 सेकंड रुको। देखो क्या है आपका, ये समीकरण है कार्तीय रूप में समीकरण, पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ क्या है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा पास चौथे का गा नंबर है, एक कार्तीय रूप में लिखा हुआ है समीकरण, कार्तीय रूप में समीकरण हमारे पास क्या है, देखिएगा ध्यान से, दे रखा है x-5/3 बराबर y+4/7 इज इक्वल टू z-6/2। तो सबसे पहले ये कार्तीय रूप में समीकरण हमें दे रखा है, और आपको पता भी है कि कार्तीय रूप में समीकरण होता क्या है, इसका रूप क्या होता है। तो पहले तो हम इसकी तुलना कराएंगे, कि हम जो है तुलना कराएंगे, किससे तुलना कराएंगे, जो कार्तीय रूप में समीकरण होती है उससे। क्या समीकरण होती है, x-x1/a बराबर y-y1/v बराबर z-z1/c। ये जो है ये होती है कार्तीय रूप में समीकरण का रूप, ठीक है, ये कार्तीय रूप में समीकरण होती है। तो सबसे पहले x1 y1 और z1 आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या होता है, तो देखो x1 y1 और z1 आपके बिंदु होंगे, क्या होंगे, बिंदु होंगे, और ए बी सी क्या होंगे, ए बी सी आपके होंगे दिक अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो होंगे, दिक अनुपात होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
ठीक है, तो ध्यान से देखना, तुलना कराओ कि तुलना कराने पर कराइए तो x1 कितना है, देखो माइनस माइनस कट जाएगा तो x1 आपके पास कितना है, देखो माइनस माइनस कट गया तो x1 आपके पास 5 है, x1 आपके पास 5 है, देखो माइनस और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आएगा, तो y1 कितना आएगा, y1 कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, z1 कितना आएगा, देखो माइनस माइनस कट गया, z1 आ गया 6, इस तरीके से। ठीक है, तो मुझे बिंदु मिल गया, अतः हमें बिंदु मिल गया, क्या आ गया, देखो x1 y1 आपका ये है और z1 लिखते हैं तो z1 आपका 6 है, बिंदु ये आ गया। इसके बाद हम तुलना करेंगे तो a 3 है, v 7 है और c 2 है, तथा दिक् अनुपात a 3 है, v 7 है, c 2 है। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है। आपको पता है आपको क्या लिखना है, सदिश रूप में समीकरण। तो सदिश रूप में समीकरण आप कैसे लिखेंगे, लेकिन उसको लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले रुक जाओ, पहले मैं आपको बता देता हूं वो सदिश रूप में समीकरण क्या होती है। आपको लिखना है सदिश रूप में समीकरण, सदिश रूप में समीकरण। तो देखो जब भी कार्तीय रूप की समीकरण है, देखो कार्तीय रूप में हमको दे रखा था, कार्तीय रूप में समीकरण दे रखी थी और आपको लिखना है सदिश रूप में समीकरण, तो आपको सबसे पहले x1 y1 z1 निकालना है, a b c निकालने हैं तुलना करके। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि सदिश रूप में समीकरण मान लो r वेक्टर बराबर होता है a वेक्टर प्लस लेमडा v वेक्टर। लेमडा क्या है, ये आपका अदिश गुणांक होगा, कोई भी अदिश गुणांक होगा। ठीक है, कोई अदिश राशि होगी, जहां लेमडा कोई अदिश राशि है, राशि है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए ये होता है। अच्छा, ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर मतलब ये जो बिंदु है ना, उससे हमको एक सदिश मिलेगा जिसे हम बिंदु सदिश कहेंगे, यानी ए वेक्टर आपका बिंदु सदिश है, ये बिंदु सदिश है। और बी क्या है, बी आपका है, देखो दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियो ये दे रखे हैं, तो ये होता है डायरेक्शन वेक्टर, यानी कि क्या होता है, अनुपात कह सकते हो कि दिशा सदिश कह सकते हो, इसको दिशा सदिश बोलते हैं ना। दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन वेक्टर यानी कि दिशा सदिश। ठीक है, दिशा सदिश यानी आपका जो वी वेक्टर होगा वो दिशा सदिश होगा। अच्छा, ए वेक्टर कैसे मिलेगा, देखो इतना दिमाग पे जोर नहीं डालना है, ए वेक्टर कैसे मिलेगा, ए वेक्टर आपको इस बिंदु से मिलेगा। तो ए वेक्टर हम पहले देखो लिखेंगे, ये जो बिंदु है यहाँ से देखो 5 एक्स है तो इसके साथ आई कैप, फिर 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, ऐसे। और बी कैसे मिलेगा, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, जैसे बता रहा वैसे करो। ए वेक्टर यानी कि बिंदु से मिल जाएगा, और वी यानी कि दिशा सदिश, दिशा सदिश आपको यहाँ से मिलेंगे अनुपात से, जो डायरेक्शन रेशियो वहाँ से डायरेक्शन वेक्टर मिलेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा अपने को 3 आई कैप और ये क्या है 7 जे कैप और ये 2 के कैप। देखो ये 3 आई कैप 7 जे कैप 2 के कैप। अब इन्हें जो है हम यहाँ पे रख देंगे, इसलिए आर वेक्टर बराबर, आर वेक्टर क्या है, सदिश रूप में समीकरण है। ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर आपके पास ये है 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस लेमडा। बी वेक्टर, बी वेक्टर आपका ये है 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंद हैं और दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं। यदि प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रवृत्ता क्या होगी। आपके पास यहाँ पे 2 थैले हैं, समझना इस क्वेश्चन को। आपके पास 2 थैले हैं, मान के चलो आपके पास एक थैला ये है, ठीक है, और एक थैला ये पड़ोस में रखा हुआ है, एक थैला ये है। इन दोनों थैलों में क्या है, कुछ गेंदें हैं। क्या होता है, गेंदें हैं। एक थैले में 4 सफ़ेद हैं और 2 काली हैं। इसमें जो सफ़ेद हैं वो कितनी हैं, 4, और इसमें काली कितनी है, काली इसमें 2 हैं। इस वाले में क्या है, दूसरे थैले में 3 सफ़ेद, यानी इसमें सफ़ेद कितनी है, इसमें सफ़ेद कितनी गेंदें हैं, 3 हैं, और इसमें भी काली भी हैं, तो काली कितनी है, इसमें काली 5 है। अच्छा, प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाए, मतलब इसमें से भी एक गेंद निकाली जाए, इसमें से भी एक गेंद निकाली जाए, तो आपको दोनों गेंद काली होने की प्रवृत्ता क्या होगी। मतलब इसमें से गेंद निकाली वो भी काली निकली, इससे निकाली वो भी काली निकली, तो इसकी पहले काली निकालने की प्रवृत्ता निकाल लो, इसमें काली होने की प्रवृत्ता निकाल लो, बाद में उनकी गुणा करा दोगे तो टोटल की निकल आएगी, बस। तो यही आपको कराना है, बस और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में है।
सबसे पहले हम देखते हैं थैला नंबर 1 है, तो पहले थैले से, पहले देखो यहाँ पे, पहले थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता। सूत्र क्या होगा भाई? वही संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, हाई स्कूल वाला याद है कि नहीं? वही लगाओ, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता का सूत्र यही रहता है हमेशा, ठीक है, वन एंड ओनली फार्मूला। संभव परिणाम जो क्वेश्चन पूछा गया होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया काली गेंद होने की प्रायिकता। थैले वन में काली गेंदें कितनी है? 2 हैं, 2 बटा कुल, कुल कितने गेंदें? 4 2 6। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 1 कम तो 2 3 6, यानी 1/3, 1/3 ही आ गया। तो पहले वाले थैले से ही तो आ गया। अब देखो दूसरे वाले थैले पे हम देखते हैं, तो लिखोगे यहाँ पे दूसरे थैले से काली गेंद होने की प्रायिकता। सूत्र वही है तुम्हारा, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम। देखो संभव परिणाम क्या होते हैं? जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि दूसरे थैले में काली गेंद, तो दूसरे वाले थैले में, ये दूसरा थैला है, इसमें काली गेंद कितनी है? 5 है, बटा कुल कितनी है? 5 3 8। ये आपको मैंने क्या बताया, इसकी और इसकी गुणा करा देनी है। पहले थैले में जितनी प्रायिकता है काली गेंद होने की, और दूसरे थैले में काली गेंद होने की प्रायिकता जो भी है, उन दोनों की गुणा करा दो। अतः दोनों काली गेंद होने की प्रायिकता बराबर 1/3 गुना कराइए 5/8 से। तो देखो 5 एकम 5, 8 तियाँ 24, गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 5/24 है, ठीक है। गुणा करा, सॉरी भाग कराना है ना मेरे को, 5 को 24 से भाग देना है। 5 को भाग देना है मेरे को कितने से? 24 से। तो कितना आएगा? 5/24 ही लिख दो यार, भाग करने की जरूरत नहीं है, 5/24 ही लिख दो। क्यों टाइम वेस्ट करोगे? 5/24 लेके छोड़ दो, तो बस आपका यही राइट आंसर होगा। तो मैंने आज आपको इस क्लास में 4 जो क्वेश्चन, 4 के सभी खंड, मतलब यहाँ तक क्वेश्चन करा दिए हैं, चौथे का खा तक क्वेश्चन करा दिए हैं। अगली क्लास में आपको मैं 5वें के जो जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, 5 नंबर वाले और 8 नंबर वाली, जो 5 नंबर वाले और 8 नंबर वाली ये जो क्वेश्चन है, इन्हें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने आज इस क्लास में कंप्लीट कराया है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे अगली आने वाली क्लास आपको जल्दी मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।